प्रधानमंत्री को हर रोज हजारों चिट्ठियां आती हैं, लेकिन उस सुबह जब उन्होंने अपनी मेज पर रखे ढेर में से एक खास चिट्ठी उठाई और उसे खोला तो उनके चेहरे पर हैरानी और झटका दोनों साफ दिखाई दिए। यह चिट्ठी किसी बड़े नेता, किसी समाज सेवी या किसी बुद्धिजीवी की नहीं थी, बल्कि यह लिखी थी सिर्फ 12 साल की एक मासूम बच्ची ने। उस बच्ची का नाम था ममता हिना। Every story has a soul, and every voice brings it to life. जहां साल के ज्यादातर महीने बर्फ की चादर से ढके रहते हैं, जहां गलियां धुंधली धूप और सफेद परत से चमक उठती हैं, ठंडी हवाओं में बच्चों की हंसी गूंजती है और स्कूल जाते समय उनकी सांसें धुएं की तरह उड़ती नजर आती हैं। इन्हीं गलियों में एक मासूम बच्ची अपनी किताबों का बैग लेकर चलती थी। उसका नाम था ममता हिना। ममता हिना का चेहरा गुलाबी गालों वाला, मासूम और चंचल था। वह बाकी बच्चों की तरह खेलना कूदना, बर्फ के गोले बनाना और स्लेज पर फिसलना पसंद करती थी, लेकिन उसके दिल में एक अलग सी जिज्ञासा, एक अलग सी खामोशी छिपी रहती थी। क्योंकि ममता हिना सिर्फ रूसी नहीं थी, वह आधी भारतीय भी थी। उसके पिता भारत से पढ़ाई और नौकरी के सिलसिले में रूस आए थे। एक साधारण लेकिन मेहनती इंसान जो भारत की मिट्टी की खुशबू हमेशा अपने साथ लाए थे। रूस की गलियों में चलते हुए भी उनके दिल में हमेशा गंगा, यमुना और हिमालय की तस्वीरें ताजा रहती थीं। वहीं रूस में उन्होंने ममता हिना की मां से मुलाकात की, एक दयालु और स्नेहमयी महिला जिसने भारतीय संस्कृति को अपनाया और अपने घर में दोनों देशों की खुशबू मिलाकर रखी। ममता हिना का बचपन इसी अनोखी दुनिया में बीता। एक तरफ रूस की बर्फीली गलियां और भाषा, दूसरी तरफ पापा के किस्सों में छिपा भारत। कभी वह माँ से रूसी लोक कथाएं सुनती तो कभी पापा से सुनती, बेटी, हमारे भारत में रामायण और महाभारत जैसी महान कथाएं हैं जिनमें जीवन का हर उत्तर छिपा है। जब बर्फीली रातों में घर के बाहर सन्नाटा छा जाता तो पापा ममता हिना को भारत के बारे में बताते। बेटी, हमारा भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक सभ्यता है। वहाँ हजारों साल पुराना इतिहास, संस्कृति और ज्ञान है। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम्हारी रगों में भारत का खून दौड़ता है। ममता हिना उस वक्त कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन उसके छोटे से दिल में एक बीज बोया जा चुका था, भारत को जानने और समझने का बीज। फिर भी स्कूल में वह अक्सर अकेली पड़ जाती, क्योंकि बच्चे उसे हाफ इंडियन कहकर चिढ़ाते थे। उनकी नजर में भारत की तस्वीर वही थी जो किताबों और टीचर ने दिखाई थी। गरीब लोग, भीड़ भाड़ वाले बाजार, ऊंट और हाथी की सवारी, मानो भारत आज भी अतीत में जी रहा हो। हर बार जब कोई बच्चा मजाक उड़ाता, ममता हिना चुप हो जाती, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल शर्म और गुस्से से भर उठता। उसके लिए सबसे कठिन पल वह होते जब क्लास में भारत का जिक्र आता, टीचर के शब्द बच्चों के हंसी मजाक का कारण बन जाते, और तब ममता हिना महसूस करती कि उसका एक हिस्सा जैसे छोटा कर दिया गया है। उसकी भारतीय पहचान दूसरों की नजरों में मजाक बन गई थी। घर में तस्वीरें दोनों देशों की थीं। एक तरफ रूस की बर्फ से ढकी झीलें और चर्च, दूसरी तरफ भारत के मंदिर, ताजमहल और रंगीन त्योहारों की झलक। ममता हिना को लगता मानो उसकी जिंदगी दो हिस्सों में बांटी हुई है, आधा हिस्सा बर्फ और ठंड का और आधा हिस्सा गर्माहट और रंगों का। लेकिन यही आधी अधूरी पहचान उसके दिल में सवाल बनकर उठती रही। आखिर मेरा असली देश कौन सा है? ममता हिना अक्सर खिड़की से बाहर झांकती और सोचती, क्या सचमुच भारत वही है जैसा लोग यहाँ बताते हैं? क्या मेरा देश हमेशा गरीब और पिछड़ा ही रहेगा? उसके छोटे से दिल में यह सवाल बार बार उठता, लेकिन अभी उसके पास कोई जवाब नहीं था। और शायद यही उस कहानी की शुरुआत थी जो आगे चलकर दो देशों के दिलों को जोड़ने वाली थी। रूस के इस शहर के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे खुशमिजाज और जिज्ञासु थे। क्लासरूम हमेशा बच्चों की हंसी ठिठोली से गूंजता रहता। ममता हिना भी उसी क्लास का हिस्सा थी, लेकिन उसका अनुभव बाकी बच्चों जैसा नहीं था। वह हमेशा महसूस करती कि नजरें उस पर कुछ ज्यादा ही टिकी रहती हैं, मानो उसके नाम या चेहरे से ही बच्चे समझ जाते हों, यह अलग है, यह हम में से पूरी नहीं है। एक दिन क्लास में भूगोल का लेक्चर चल रहा था। टीचर नक्शे पर उंगली रखते हुए बोली, चिल्ड्रन, टुडे वी टॉक अबाउट इंडिया। बच्चे अचानक उत्साहित हो गए। कुछ ने हाथ उठाकर सवाल किए, कुछ हंसते हुए विस्पर करने लगे, और फिर टीचर ने किताब से पढ़ना शुरू किया। इंडिया इज स्टिल अ पुअर कंट्री, पीपल लिव इन क्राउडेड स्ट्रीट्स एंड मेनी स्टिल राइड ऑन एलिफेंट्स एंड कैमल्स। बस इतना सुनते ही पूरी क्लास ठहाकों से गूंज उठी। किसी ने हाथी की आवाज निकाली, किसी ने नकल उतारते हुए हाथ हिलाया। बच्चों की हंसी मानो कमरे की दीवारों से टकराकर और ज्यादा गूंज रही थी। ममता हिना की आंखें नीचे झुक गईं, उसके गाल गर्म हो गए, दिल धक धक करने लगा, मानो किसी ने उसकी आत्मा को नंगा कर दिया हो। एक लड़की, सहपाठी,
हंसते हुए कहती है, लुक एलिफेंट गर्ल, शी इज फ्रॉम इंडिया। बाकी बच्चों की हंसी और तेज हो गई। कुछ बच्चे उसकी ओर मुड़कर देखते, इशारे करते और खिलखिलाकर हंसते। ममता हिना चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वह आंसू किसी के सामने नहीं गिराना चाहती थी। उस दिन उसका मन बार बार पूछ रहा था, क्या सचमुच यही मेरा भारत है? क्या मेरा देश सिर्फ गरीबी और हाथियों का प्रतीक है? खिड़की के बाहर गिरती बर्फ को देखते देखते उसके गाल पर एक आंसू लुढ़क गया। वह चाहती थी किसी से पूछे, किसी को बताए कि भारत सिर्फ यही नहीं है, लेकिन उसके पास सही शब्द नहीं थे। लंच ब्रेक में भी बच्चे उसी बात पर हंसते रहे। ममता हिना अकेली बेंच पर बैठी अपना खाना खोले बिना रखे रही। हर निवाला उसके गले में अटक रहा था। उसने सोचा, काश मैं उन्हें दिखा पाती कि मेरा भारत कितना महान है। लेकिन उसके छोटे से दिल में यही सवाल बार बार उठ रहा था, अगर किताबों में यही लिखा है तो क्या सचमुच भारत ऐसा ही है? घर लौटते समय उसकी चाल धीमी थी। हर कदम के साथ उसकी मासूमियत जैसे थोड़ी थोड़ी टूट रही थी। वह सोच रही थी, मेरे दोस्त मुझे हंसी का पात्र क्यों बना देते हैं? क्या इसलिए कि मैं आधी भारतीय हूँ? तो क्या मुझे भारतीय होने पर शर्मिंदा होना चाहिए? उस रात नींद नहीं आई। वह देर तक छत को देखती रही, मानो उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। यही पल था जब ममता हिन्हा के दिल में एक गहरी चुभन पैदा हुई। यह चुभन ही आगे चलकर उसे उस चिट्ठी तक ले जाएगी जिसने दो देशों के रिश्तों में नई कहानी लिखी। लेकिन अभी वह सिर्फ एक 12 साल की बच्ची थी जो अपनी पहचान को लेकर उलझी हुई थी। उस रात ममता हिन्हा का मन बेचैन था। क्लासरूम में सुनी गई बातें, दोस्तों की हंसी, सब कुछ बार बार उसके कानों में गूंज रहा था। उसने तकिए पर सिर रखा, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। हर बार जब वह आंखें बंद करती तो उसके सामने हाथियों की सवारी और गरीब गलियों की तस्वीरें घूम जाती। लेकिन फिर उसके दिल में आवाज उठती, क्या सचमुच यही मेरा भारत है? तभी दरवाजा हल्के से खुला। ममता हिना के पापा अंदर आए। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी जाग रही है और आंखों में उदासी है। पिता मुस्कुराते हुए बोले, बेटी अभी तक जाग रही हो? सब ठीक है ना? ममता हिना चुप रही। उसकी आंखों में छुपे आंसू पापा से छिप नहीं पाए। पापा ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। पिता नरम आवाज में बोले, मुझे पता है आज क्लास में क्या हुआ होगा, लेकिन तुम क्यों सोचती हो कि भारत सिर्फ वैसा ही है जैसा किताबों में लिखा है? फिर उन्होंने ममता हिना को गोद में बिठाया और कहा। पिता जोश भरी आवाज में बोले, बेटी भारत को सिर्फ एक किताब या तस्वीर से मत देखो। भारत वह देश है जिसने चांद पर कदम रखा है। भारत ने अपने वैज्ञानिकों की मेहनत से दुनिया को हैरान कर दिया। याद है हाल ही में हमारा चंद्रयान मिशन सफल हुआ था। ममता हिना की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने धीरे से सिर हिलाया। पापा ने और भी कहानियां सुनानी शुरू की। फिर पिता ने कहा, भारत सिर्फ गरीबी का नाम नहीं है, भारत डिजिटल क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। आज करोड़ों लोग मोबाइल और इंटरनेट से जुड़े हैं। भारत के इंजीनियर पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बड़ी बड़ी कंपनियों में भारतीय सीईओ बने हैं। हमने दुनिया को जीरो दिया, गणित की नींव दी। हमारी संस्कृति ने योग और आयुर्वेद जैसी धरोहरें दी जिसे अब पूरी दुनिया अपना रही है। बेटी यह मत भूलो, तुम्हारी रगों में उस देश का खून है जिसने हमेशा मुश्किलों से उठकर दुनिया को राह दिखाई है। ममता हिना पापा की बातें सुनकर खोसी गई। उसके दिल में जैसे अंधेरा थोड़ा थोड़ा हट रहा था। उसे महसूस हुआ कि किताबों और टीचर की बात अधूरी है। भारत का सच कहीं ज्यादा बड़ा है। फिर उनके पिता हाथ में एक किताब खोलते हुए बोले, देखो बेटी, यह हमारा ISRO है, जहां छोटे छोटे कमरे और सीमित बजट में वैज्ञानिक अंतरिक्ष की ऊंचाइयां छू रहे हैं। यह हमारे डॉक्टर हैं जो दुनिया भर में अस्पतालों में अपनी पहचान बना चुके हैं। यह हमारे गांव हैं जहां किसान मेहनत करके अनाज उगाते हैं। और हमारे त्योहार जो रंगों और खुशियों से भरे हैं। पापा की बातें सुनते सुनते ममता हिना की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू शर्म के नहीं बल्कि गर्व और भावनाओं के थे। उसके दिल में आग जल चुकी थी, आग अपने देश को सही रूप में देखने और दिखाने की। ममता हिना ने कहा, पापा मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मेरा भारत कैसा है। मैं चाहती हूँ कि रूस और पूरी दुनिया भारत का असली चेहरा देखे। पिता मुस्कुराकर बोले, यही तो असली पहचान है बेटी। भारत को समझने के लिए तुम्हें शब्द नहीं, हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत तुम्हारे दिल में है। उस रात ममता हिना ने ठान लिया, वह चुप नहीं बैठेगी। वह किसी से पूछेगी, किसी से जवाब मांगेगी, और उस मासूम सवाल से एक बड़ी कहानी की नींव रखी जाएगी। पापा की बातें सुनने के बाद उस रात ममता हिना के भीतर कुछ बदल गया था। क्लासरूम का अपमान, दोस्तों की हंसी, अब सब धुंधला पड़ रहा था। उसके दिल में केवल एक बात साफ थी, भारत का सच सबको बताना है। लेकिन कैसे? वह सिर्फ 12 साल की बच्ची थी। क्या उसकी आवाज कोई सुनेगा? उसका दिल कई बार घबराया, फिर भी उसकी आंखों में एक चमक थी, एक सच्चाई को उजागर करने की चमक।
उसने धीरे धीरे नोटबुक खोली, पेंसिल हाथ में उठाई। पहले तो पन्ने पर कुछ देर तक खाली नजरें टिकाए रहीं। शब्द जैसे उसके दिमाग में उलझ गए थे। फिर अचानक उसने लिखना शुरू किया। प्रिय प्रधानमंत्री जी, मैं रूस में पढ़ने वाली केवल 12 साल की एक लड़की हूँ। आज स्कूल में मेरे टीचर ने कहा कि भारत अब भी गरीब है, लोग हाथियों और ऊंटों पर चलते हैं। मेरे दोस्त हंसे और मैं चुप रही, लेकिन दिल में एक आग जल गई। क्या यह सच है? क्या मेरा भारत सिर्फ यही है? वह रुक रुक कर सोचती, फिर लिखती। हर शब्द उसके दिल की गहराई से निकल रहा था। पापा ने मुझे बताया कि भारत ने चांद पर कदम रखा है। भारत में डॉक्टर और इंजीनियर पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं। भारत ने जीरो दिया, योग दिया, आयुर्वेद दिया, तो फिर लोग भारत को ऐसे क्यों देखते हैं? वह लिखते लिखते भावुक हो गई। पन्ने पर आंसुओं की हल्की बूंदें गिरीं, पर उसने उन्हें पोंछ दिया। प्रधानमंत्री जी, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ, भारत की असली पहचान क्या है? क्योंकि मैं आधी भारतीय हूँ और मैं चाहती हूँ कि कोई भी मेरे भारत का मजाक न उड़ाए। आधी रात तक वह लिखती रही, कभी नोटबुक में, कभी सीधे लैपटॉप पर। उसके छोटे हाथ कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगे। पत्र के अंत में उसने लिखा, आपके जवाब का इंतजार करूंगी, आपकी छोटी बेटी ममता हिना। और फिर उसने कांपते हाथों से सेंड बटन दबा दिया। मेल प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर उड़ चुका था। कुछ पल तक वह स्क्रीन को देखती रही। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं मानो कोई ड्रम बज रहा हो। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या कोई मेरी बात पढ़ेगा? उस रात नींद फिर से नहीं आई, लेकिन इस बार कारण अलग था। यह बेचैनी डर की नहीं थी, बल्कि उम्मीद की थी। उम्मीद कि शायद उसके छोटे से सवाल से कुछ बड़ा बदल सकता है। उस मासूम लड़की को नहीं पता था कि उसके लिखे कुछ शब्द जल्द ही भारत और रूस दोनों में इंस्पिरेशन की लहर बन जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय में हर रोज हजारों पत्र और ईमेल आते हैं। किसी में विकास की मांग, किसी में शिकायत, किसी में धन्यवाद। ज्यादातर को अधिकारी पढ़ते और छांट देते हैं। पर उस सुबह कुछ अलग हुआ। एक अधिकारी हैरानी से बोले, अरे जरा ये देखो, ये मेल रूस से आई है और लिखने वाली सिर्फ 12 साल की एक बच्ची है। दूसरी अधिकारी उत्सुकता से झुककर कहा, 12 साल की? और प्रधानमंत्री को क्या लिखा है इसमें? पहले अधिकारी धीरे धीरे पढ़ते हुए, वो कहती है कि उसके स्कूल में भारत को गरीब और पिछड़ा बताया जाता है। उसके दोस्त हंसते हैं, पर उसके पापा ने उसे भारत की उपलब्धियां बताई हैं। इसलिए वो सीधे प्रधानमंत्री से पूछ रही है, भारत की असली पहचान क्या है? सिर्फ कुछ शब्द, पर उन शब्दों में छुपा था पूरा दर्द, पूरा गर्व और पूरा सवाल, जो हर प्रवासी भारतीय बच्चे के मन में कभी न कभी उठता है। तीसरे अधिकारी ने गंभीर स्वर में कहा, यह साधारण चिट्ठी नहीं है। अगर इस बच्ची को जवाब नहीं मिला तो उसके जैसे लाखों बच्चे सोचेंगे कि भारत उनकी परवाह नहीं करता। दूसरे अधिकारी ने सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल, और सोचो ये बात मीडिया तक पहुंची तो? भारत की बच्ची ने सवाल किया पर जवाब नहीं मिला। ये बहुत गलत संदेश जाएगा। ये चिट्ठी प्रधानमंत्री तक तुरंत पहुंचाओ, वो खुद इसे पढ़ेंगे। कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री अपने दफ्तर में बैठे थे। फाइलों और रिपोर्ट्स के ढेर के बीच यह छोटा सा पत्र उनके सामने रखा गया। उन्होंने धीरे धीरे पूरी चिट्ठी पढ़ी। हर शब्द उनके दिल में उतरता गया। कभी उनकी भौहें सिकुड़ी, कभी आंखों में चमक आई। अंत तक पहुंचते ही उन्होंने चश्मा उतारा और गहरी सांस ली। प्रधानमंत्री धीरे से मुस्कुराकर, ये बच्ची भले ही रूस में रहती है, पर इसके सवाल भारत की आने वाली पूरी पीढ़ी के सवाल हैं। हमारे बच्चों को गर्व होना चाहिए कि वे भारतीय हैं। अगर विदेश की किताबें भारत की पुरानी तस्वीर दिखाती हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम नया भारत दुनिया को दिखाएं। इस बच्ची का सवाल छोटा नहीं है, इसका जवाब मैं खुद दूंगा और सार्वजनिक रूप से दूंगा। प्रधानमंत्री के इन शब्दों ने कमरे का माहौल ही बदल दिया। अधिकारी समझ गए कि यह अब सिर्फ एक चिट्ठी का जवाब नहीं, बल्कि एक संदेश बनने वाला है, भारत से पूरी दुनिया के लिए। कुछ ही दिनों में यह खबर बाहर आ गई। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 साल की रूसी भारतीय बच्ची की चिट्ठी पढ़ी। मीडिया ने इसे प्रमुखता से दिखाया। सोशल मीडिया पर हैशटैग मनभर ममता हिना लेटर टू पीएम ट्रेंड करने लगा। भारत ही नहीं, रूस और पूरी प्रवासी भारतीय कम्युनिटी में उत्सुकता की लहर दौड़ गई। हर कोई जानना चाहता था, प्रधानमंत्री इस बच्ची को क्या जवाब देंगे। एक मासूम सवाल अब एक आंदोलन में बदलने लगा था। एक छोटी सी चिट्ठी अब 2 देशों के बीच पुल बनने वाली थी। वह दिन आ ही गया जिसका इंतजार ममता हिना भी कर रही थी और पूरा भारत भी। प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया था कि वह इस मासूम बच्ची से खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। पूरा माहौल इतिहास रचने वाला था। कैमरों की लाइटें, मीडिया का शोर और करोड़ों आंखें उस एक स्क्रीन पर टिक गईं। ममता हिना के छोटे से कमरे में उस दिन मानो दुनिया सिमट आई थी। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे अपने कानों में सुनाई दे रही थीं। ममता हिना धीरे से बोला, पापा, क्या सच में प्रधानमंत्री जी मुझसे बात करेंगे? उनके पापा मुस्कुराकर, हाँ बेटी, सच में।
आज तुम्हारी आवाज पूरी दुनिया सुनेगी। प्रधानमंत्री स्नेह भरी आवाज में बोला, नमस्ते ममता हिना, कैसी हो? ममता हिना हिचकिचाकर पर मुस्कान के साथ जवाब दिया, नमस्ते सर, मैं ठीक हूँ। इतना सुनते ही ममता हिना की आंखों में चमक आ गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि भारत के प्रधानमंत्री उसके सामने हैं और उससे बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बोले, बेटी मैंने तुम्हारी चिट्ठी पढ़ी, तुम्हारे सवाल छोटे नहीं हैं। ये सवाल भारत की आने वाली पूरी पीढ़ी के सवाल हैं। ममता हिना धीरे से पर आत्मविश्वास जुटाते हुए कहा, सर किताबों में भारत को हमेशा गरीब और पिछड़ा दिखाया जाता है। मेरे दोस्त कहते हैं भारत में लोग हाथियों पर चलते हैं, लेकिन पापा बताते हैं कि भारत ने चांद पर कदम रखा है, डिजिटल इंडिया बनाया है, तो दुनिया असली भारत क्यों नहीं देखती? प्रधानमंत्री जी ने बोले, बेटी तुम्हारी किताबें पुरानी तस्वीरें दिखाती हैं, लेकिन भारत का असली चेहरा नया है। भारत वह देश है जिसने विज्ञान, गणित और संस्कृति से दुनिया को रास्ता दिखाया। भारत ने दुनिया को योग और आयुर्वेद दिया। भारत ने आईटी क्रांति और स्पेस मिशन से नई ऊंचाइयां हासिल की। और सबसे बड़ी बात, भारत वह देश है जो हर हाल में आगे बढ़ना जानता है। प्रधानमंत्री के हर शब्द उसके दिल में उतरते जा रहे थे। वह सोच रही थी, हाँ, यही तो मेरा भारत है जिस पर मुझे गर्व होना चाहिए। उसी समय स्क्रीन पर भारत से जुड़ती हैं ममता हिना की दादी, आंखों में आंसू, भावुक स्वर में बोल उठी, आज मेरी पोती ने दोनों देशों के बीच सेतु बना दिया। भारत और रूस दोनों के दिलों को जोड़ा। प्रधानमंत्री जी मुस्कुराकर कहा, ममता हिना, तुम आधी भारतीय नहीं हो, तुम पूरी तरह भारतीय हो, दिल से, और यही पहचान सबसे बड़ी है। उस ऐतिहासिक मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। रूस के स्कूल में जहां कभी बच्चे भारत का मजाक उड़ाते थे, अब वहीं तालियां गूंज रही थीं। टीचर्स ने स्वीकार किया कि उनकी किताबें पुरानी थीं। भारत अब बहुत आगे निकल चुका है। अखबारों में हेडलाइन बनी, 1 letter, 2 nations connected। कभी कभी एक मासूम चिट्ठी 2 देशों के बीच पुल बन जाती है। ममता हिना ने वही पुल बना दिया। ममता हिना ने अपने दर्द को ताकत बनाया। जिस मजाक ने उसे तोड़ा था, उसी ने उसे नया रास्ता दिखाया। उसने किताबों में डूबकर भारत का असली चेहरा जानना शुरू किया। वो चेहरा जो सिर्फ गरीबी या हाथी ऊंट तक सीमित नहीं था, बल्कि विज्ञान, संस्कृति, इतिहास और वीरता से भरा हुआ था। हर रात वह नोटबुक में लिखती, मैं सबको बताऊंगी कि मेरा भारत कैसा है। मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं अपने देश की सच्चाई और गौरव की आवाज बनूंगी। धीरे धीरे उसका डर आत्मविश्वास में बदलने लगा। अब जो भी उसे इंडिया गर्ल कहकर चिढ़ाता, वो मुस्कुराकर जवाब देती, यस, आई एम फ्रॉम इंडिया, द लैंड ऑफ आर्यभट्ट, विवेकानंद एंड कल्पना चावला। कक्षा में सब चुप हो जाते। अब हंसी की जगह उसके शब्दों की गूंज होती। उसके छोटे से दिल में अब एक बड़ा सपना पनप चुका था, दुनिया को सच्चा भारत दिखाना। दोस्तों, ममता हिना की इस छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि लोग चाहे कितनी भी हंसी उड़ाएं, अगर आपके अंदर सच्चाई और जुनून है तो आप दुनिया की सोच बदल सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही कहानियां जो दिल को छू जाएं और सोच बदल दें।